हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एडुआरिया चैनल में स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं संविधान का भाग 2। तो देखते हैं भाग 2 में क्या आता है। भाग 2 में हमारा नागरिकता आता है। भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता आता है। अब आया क्वेश्चन ये कि नागरिकता लिया गया है कहाँ से? नागरिकता हमारा लिया गया है ब्रिटेन से। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और हमारे भारत देश में कैसी नागरिकता है? हमारे भारत देश में एकल नागरिकता है। हमारे भारत देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता यूएसए में पाया जाता है। दोहरी नागरिकता कहाँ है? यूएसए में पाया जाता है, क्योंकि यूएसए में केंद्र स्तर पे अलग नागरिकता मिलती है और राज्य स्तर पे अलग नागरिकता मिलती है। और भाग 2 हमारा अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। यानी कि भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है? हमारा अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो चलते हैं अनुच्छेद, पहले 5 है तो 5 देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 5 में दिया गया है अधिवास के आधार पर नागरिकता। अधिवास के आधार पर नागरिकता। नागरिकता का मतलब होता है कि हमें कोई सर्टिफिकेट मिलना। नागरिकता मतलब क्या होता है? हमें मूल सर्टिफिकेट मिलना। अर्थात जिस देश में हम रहते हैं उस देश की नागरिकता का अर्थ हुआ क्या हमारे पास वो सर्टिफिकेट है जो कि हम जिस देश में रह रहे हैं, तो वही हुआ हमारा नागरिकता। जैसे हमें मिलता है आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यह एक तरह से क्या सर्टिफिकेट है हमारे नागरिकता का। यह क्या है? सर्टिफिकेट है। इसी के आधार पे हमें बहुत सारे सरकारी लाभ मिलते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वही कह रहा है अनुच्छेद 5 में बताया जा रहा है अधिवास के आधार पर नागरिकता। यानी कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो जो पहले भारत में रह रहा था उसको उस आधार पे उसको क्या मिल गया? नागरिकता मिल गया। यानी कि जो भारत में अधिवास यानी कि वास कर रहा है, रह रहा है, उसी के आधार पे उसको नागरिकता दी गई। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में बताया गया है ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ गया है वो भी अस्थायी रूप से, यानी कि वैसा व्यक्ति जो पाकिस्तान को छोड़कर कहाँ आ गया हो? भारत आ गया हो। और वह किस तरह आया हो? उसे अस्थायी रूप से रहना होगा। वह भारत में अगर आया तो उसे किस रूप में रहना होगा? अस्थायी रूप में रहना होगा। तब उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत रहने आया हो उस आधार पे उसको क्या मिल जाएगा? नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब आते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में बताया गया है ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो अस्थायी रूप से निवास करने के लिए। यानी कि वह व्यक्ति जो कि इंडिया में रह रहा था और वह इंडिया को छोड़कर कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया। उस आधार पे क्या मिलेगी? यानी कि उस आधार से भारत सरकार क्या करेगी? उस व्यक्ति का नागरिकता समाप्त कर देगी। यानी कि उस व्यक्ति का नागरिकता क्या कर लेगी? छीन लेगी, कह सकते हैं, या समाप्त कर देगी। चलते हैं अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में बताया गया है भारतीय मूलवंश के आधार पर नागरिकता। यानी कि भारतीय मूलवंश मतलब होता है यानी कि वैसा व्यक्ति जिसका माता या पिता, दादा, दादी, नाना, नानी इनमें से कोई एक भी अगर भारत में निवास करता हो तो उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यह किसमें बताया गया है? यह अनुच्छेद 8 में बताया गया है। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं। भाग 2 हमारा अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है और भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो नागरिकता कहाँ से लिया गया है? हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। तो चलते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में बताया गया है अधिवास के आधार पर नागरिकता। यानी कि जो व्यक्ति भारत में पहले से रह रहा है उसे उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। आगे चलते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में बताया गया है ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ गया है उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। आगे चलते हैं अनुच्छेद 7 में बताया गया है ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो अस्थायी रूप से निवास करने के लिए तो उसको भी उसकी नागरिकता क्या की जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी।
आगे चलते हैं अनुच्छेद 8 में बताया गया है भारतीय मूलवंश के आधार पर नागरिकता, यानी कि भारत में वैसा व्यक्ति जिसका माता या पिता में से अर्थात दादा दादी नाना नानी में से कोई एक व्यक्ति भारत में निवास करता हो तो उसे क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। तो अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि भारत के अलावा, यानी कि भारत देश के अलावा अगर हम किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, वो भी भारत सरकार को बताए बिना, तो क्या करेगी भारत सरकार, मेरी नागरिकता समाप्त कर देगी। ये किसमें बताया गया है, ये अनुच्छेद 9 में बताया गया है। यानी कि हम भारत सरकार को बताए बिना कभी भी किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर हमें करना होगा तो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, भारत सरकार की अनुमति चाहिए, तभी हम किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। यह किसमें है, अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 में बताया गया है नागरिकता की समाप्ति संसद विधि के द्वारा ही कर सकती है, ना कि किसी अन्य प्रक्रिया के द्वारा। यानी कि संसद को भी विधि के अलावा किसी अन्य प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति का नागरिकता समाप्त करने का अधिकार नहीं है। यानी कि अर्थात संसद भी अगर किसी की नागरिकता समाप्त करेगी तो वो भी किस आधार पे करेगी, विधि बनाकर, अर्थात कानून बनाकर उसकी नागरिकता समाप्त करेगी, ना कि कोई अन्य प्रक्रिया से। यह किसमें बताया गया है, यह अनुच्छेद 10 में बताया गया है। अनुच्छेद 11 में बताया गया है संसद नागरिकता के ग्रहण व त्यागना, यानी कि यदि हमको ग्रहण करना हो, नागरिकता को ग्रहण करना हो या नागरिकता का परित्याग करना हो, ये सभी इससे संबंधित जो भी कानून बनाएगा वह कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। कहता है संसद नागरिकता के ग्रहण व समाप्ति संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। यानी कि नागरिकता को समाप्त करना हो या ग्रहण करना हो, इससे संबंधित कानून कौन बनाएगा, इससे संबंधित कानून संसद बनाएगी। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत। पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में लाया गया था। पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लाया गया था, 1955 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1955 में लाया गया था। इसके तहत नागरिकता को प्राप्त करने का 5 प्रकार बताया गया, 5 तरीका बताया गया, लेकिन त्यागने का 3 प्रकार बताया गया। यानी कि हम अगर नागरिकता को त्याग सकते हैं तो कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। अगर हम नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो कितने प्रकार से, 5 प्रकार से हम नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं। नागरिकता को 5 प्रकार से क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। नागरिकता ग्रहण करने के कितने प्रकार है, 5 प्रकार। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर, पांचवा विदेशी भूभाग अर्जित कर। यानी कि अगर किसी युद्ध के दौरान भारत सरकार या भारत किसी अन्य देश का कोई भूभाग अर्जित कर लेता है, अर्थात विजयी कर लेता है, तो उस क्षेत्र का निवासी जितना भी है वह स्वतः क्या मिल जाएगा, उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। उसको किस आधार पे मिलेगा, विदेशी भूभाग अर्जित करने के आधार पर, ठीक ना। अब चलते हैं नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से होती है। नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। वह भी देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है परित्याग। परित्याग मतलब होता है जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी इच्छा से क्या करे, नागरिकता का त्याग करे, अर्थात नागरिकता का त्याग करे, वो क्या आ जाएगा, परित्याग। दूसरा पर्यावसान। पर्यावसान के भी माध्यम से हम अपना नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। जैसे भारत सरकार को बिना बताए दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि भारत सरकार को हम बताए भी नहीं
और क्या किया, दूसरे अन्य देश की नागरिकता ले लिए। तो क्या करेगी भारत सरकार, हमारी नागरिकता समाप्त कर देगी, हमारी नागरिकता क्या करेगी, समाप्त कर देगी। तो चलते हैं तीसरा नंबर, वंचित किए जाने से, यानी कि देश, अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही हो, क्या हो, देशद्रोही हो, और पता चल जाए भारत सरकार को कि ये क्या है, देशद्रोही है, यानी कि अभी जैसे भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है और भारत का खबर वहाँ पाकिस्तानी को गुप्तचर के रूप में दे रहा है, तो यह एक तरह से क्या हो जाएगा, यह एक तरह से देशद्रोही हो जाएगा। तो उसकी नागरिकता क्या कर लेगी, छीन लेगी, उसकी नागरिकता क्या करेगी, छीन लेगी। एक होता है समाप्त कर देना, एक होता है छीन लेना। अगर समाप्त करती है तो वो इज्जत पूर्वक करेगी, लेकिन अगर छीन लेती तो वह बेइज्जत पूर्वक करती है, अर्थात उससे नागरिकता क्या करेगी, छीन लेगी। या हम लगातार 7 वर्षों से कोई अन्य देश में निवास कर रहे हैं और 7 वर्षों से हम भारत नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगी, हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो हमारी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम तो देख लिए कि नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नागरिकता समाप्त हो जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखते हैं। उसको राजनीतिक व सिविल अधिकार उसका समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि राजनीतिक मतलब वह किसी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, और ना ही उसे सिविल अधिकार मतलब ना ही उसे कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है, ना ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। दूसरा है सरकारी लाभ से वंचित हो जाएगा, यानी कि सरकार के द्वारा जितने भी फंड्स आते हैं आम आदमियों के लिए, वो सारे लाभ उसको देने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आगे हम वीडियो इसी प्रकार डालते रहें। जय हिंद।